सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के 2020 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। 2020 में क्वेश्चन पेपर कैसा आया था आप लोग देख लीजिए, और इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर आप लोगों का भी आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस उसमें भी रहेंगे, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। बस आपको सारे के सारे चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं उनको अच्छे से पढ़ के एग्जाम में जाना है। और अगर वाकई में आप बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं इंग्लिश के, आप कुछ भी मत छोड़िएगा, सब देख के जाइएगा। और सब आप निश्चित रूप से अच्छा ही करके आओगे अगर पूरे वीडियोस देख करके जाओगे। मैंने पूरे का पूरा सारा चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आप लोग को पता है। अपने हैंड रिटन नोट्स में अपने हाथों से लिख करके आप ही लोग के नोट्स बनाया है। अगर आप लोग उसको नहीं पढ़ोगे तो फिर वो किसी काम का नहीं है। इसके अलावा पूरी की पूरी पवन सीरीज, पूरी की पूरी राजन सीरीज मैंने सॉल्व करवा दी है आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आप लोग को 25 में 25 मिले। और अगर वाकई में आप मेहनत करके जाओगे तो यहाँ तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है यह किससे रिलेट करती है? वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी, या फिर लेटन पैटर्न। दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है यह वर्ड पैटर्न और सेंटेंस पैटर्न दोनों पर बेस होती है। तो ऑप्शन सी जो है बोथ, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन डैश मी, टू, फ्रॉम, फॉर या विद। तो यहाँ पर भरा जाएगा फॉर, अफेक्शन फॉर मी, यानी कि ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। विच प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, या फिर स्पीकिंग एंड रीडिंग। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिससे हम लोग इंग्लिश सीखते आ रहे हैं बचपन से, तो वह टीचिंग कैसे सिखाई जाती है? हमें टीचर पढ़ते हैं, हम लोग उसको सुनते हैं, और कभी कभी टीचर हमसे भी पढ़ने को कहते हैं तो हम लोग भी खड़े होकर के किताब पढ़ देते हैं। और फिर टीचर क्या करते हैं, इस तरीके से चैप्टर खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिखा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर जब बोलने की बात आती है इंग्लिश, तो बोलना सिखाते ही नहीं है। तो इस तरीके से रीडिंग और राइटिंग, यही दो चीजें हमारे जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जिस मेथड से हम लोगों को स्कूलों में पढ़ाया गया है, वो यही है जिसमें हमें इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। लेकिन बोलना कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, क्योंकि टीचर को कोर्स पूरा करवाना होता है। तो इस तरीके से रीडिंग और राइटिंग यही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के प्राइमरी स्किल, और यही सिखाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि पढ़ना और लिखना इसी पर बेस है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑलरेडी मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया भी है, उसको आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज। डायरेक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं? इसको हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्या कहते हैं? हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। किस मेथड से? नेचुरल मेथड। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बी अवेयर डैश डॉग्स। बी अवेयर के बाद याद रखिएगा हमेशा क्या आता है? बी अवेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है। क्या आता है? ऑफ आता है। बी अवेयर ऑफ डॉग्स। तो ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ गए। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो राम राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। टेंस मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा, राम हैज रिटन अ लेटर। इस तरीके से ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम देखेंगे, अगला है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, मोहन प्रीफर्स कॉफी देन मिल्क। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है हमको। इस सेंटेंस में जहां पर देन लिखा हुआ है इसको हमें कट कर देना है, यहाँ पर आ जाएगा टू।
हमेशा याद रखिएगा, प्रीफर के बाद हमेशा टू आता है। प्रीफर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर सबके साथ टू आता है बाद में। तो मोहन प्रीफर्स कॉफी टू मिल्क, बस यहाँ पर देन की जगह पर टू हो जाएगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछा गया है आप लोग के एग्जाम में, कई बार तो फिल इन द ब्लैंक करके पूछा हुआ। तो प्रीफर के साथ, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ हमेशा टू आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कंजक्शन। तो पवन इज हैंडसम डैश इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि पवन क्या है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। वह हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान भी है। तो एंड लगाकर इसको क्या किया, मैंने सेंटेंस को पूरा जोड़ दिया और इस तरीके से ये कंजक्शन एंड आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ सेंटेंस मार्च फॉरवर्ड इज इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो मतलब कमांड किया जा रहा है, कहा जा रहा है, कमांडर क्या कह रहे हैं, तो अपनी सेना को मार्च फॉरवर्ड आगे बढ़ो, यानी कि यहाँ पर उनको ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर आता है इम्परेटिव सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस, मार्च फॉरवर्ड। इसके अलावा कम इन, कम इन ये भी क्या है, अंदर आओ, ये भी क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है, याद रखिएगा। इसके अलावा शट द डोर, अगर टीचर कह रहे हैं शट द डोर, इसका मतलब दरवाजा बंद करो, तो ये क्या हो जाएगा, यह भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो इस तरीके से ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, यानी कि धनी होने के बावजूद भी वह क्या है, विनम्र है। तो इस तरीके से बनेगा यह, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल, यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ गया ये। तो देखिए ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल, तो ये कंपाउंड में चेंज हो गया। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग उसको देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। उसके रूल्स भी बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने सारी चीजें आपको बताई है वहां पर। तो ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है, यहाँ पर देखिए यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड फ्रेजेस। इनकी मीनिंग हमें इंग्लिश में लिखनी है, इसको वाक्य प्रयोग नहीं करना है, खाली मीनिंग लिखनी है। यहाँ पर आप देखिए, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक तीर से दो निशाने। तो इसको हमें बस केवल और केवल इसका क्या कर देना, हमें इंग्लिश में भावार्थ बता देना है, इसको हमें इसका हमें वाक्य प्रयोग नहीं करना है। तो पहला है, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि ये अगर देखा जाए तो अगर हिंदी में जो मुहावरा है, एक तीर से दो निशाने लगाना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक तीर से दो निशाने या फिर एक पत्थर से दो बर्ड्स को मारना। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक पत्थर से दो चिड़िया मारना या एक तीर से दो निशाने लगाना। इसका हो गया अचीव टू एम्स एट वंस, यानी कि एक ही समय पर दो लक्ष्य की प्राप्ति करना। इसके बाद देखिए, नो पेन नो गेन का मतलब बिना दर्द के कुछ हासिल नहीं होता, तो ये हो जाएगा सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, यानी कि आपको सहन करना ही पड़ता है, दर्द को सहन करना ही पड़ता है या संघर्ष करना ही पड़ता है कुछ अचीव करने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए तो संघर्ष करना ही पड़ता है। तो सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है, ये तो आपने सुना ही है ना। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पूछा गया है, ऑलरेडी ये पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी कि आपकी कंट्री को जा करके अगर किसी और कंट्री में कोई रिप्रेजेंट कर रहा है
तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्बेसडर कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एम्बेसडर यहाँ पर हम लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे एम्बेसडर, AMBASSADOR, एम्बेसडर। अब देखिए वन हु बिलीव्स इन फेट, वह व्यक्ति जो फेट यानी कि भाग में विश्वास रखता है उसे कहते हैं हम फैटालिस्ट, FATALIST, फैटालिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फ्रॉम ब्रैकेट्स। आई कॉल्ड हिम डैश, ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने फोन नहीं उठाया या उसने आंसर नहीं दिया। तो लेकिन के लिए क्या आएगा, बट आएगा, तो यहाँ पर हम बट फिल कर देंगे। फिर है वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड डैश यू विल बी पनिश्ड, मेहनत करो नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए अब नहीं के लिए तो, नहीं तो के लिए तो एंड तो आएगा नहीं, क्या आएगा, और आएगा या अदरवाइज भी आएगा। वर्क हार्ड और यू विल बी पनिश्ड, अन्यथा तुम्हें तुम्हारी पिटाई होगी, या तो मेहनत करो या तो तुम्हारी पिटाई होगी। तो यहाँ पर अगर मेहनत करोगे तो पिटाई नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर हम और लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, चलिए इनको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो देखिए द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज टू गेट द मीनिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। In the case of English, a word for word translation for English words, phrases and sentences should be taught by translating them into the mother tongue। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसके वर्ड्स की, उसके शब्दों की मीनिंग, उसके फ्रेजेस की मीनिंग, उसके सेंटेंसेस की मीनिंग हमें आनी चाहिए। और वह मीनिंग हमें कैसे आएगी, जब हम उन इंग्लिश के वर्ड्स की, उन इंग्लिश के सेंटेंसेस की, इंग्लिश के फ्रेजेस की मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। जब हमें हिंदी में उनकी मीनिंग याद होगी तभी हम उनका भावार्थ समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन सेंटेंसेस को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तभी हम उस भाषा को समझ पाएंगे। तो यही है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि हर एक वर्ड का और सेंटेंस का हमें अपनी भाषा में मीनिंग चाहिए। अब देखिए इसके बाद, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ट्रांसलेशन इंटरप्ट्स फॉरेन phraseology in the best manner. In the process of interpretation, the foreign phraseology is assimilated. Hence, the followers of this method laid much emphasis on the learning of the meaning so that the vocabulary may be enriched। यहाँ पर कहा गया है कि जब हम उस भाषा को सीखते हैं, उस भाषा के शब्दों को जानते हैं, सेंटेंसेस को जानते हैं अपनी भाषा की मदद से, तो हमारी वोकेबुलरी, हमारा जो शब्दकोश है वो और बढ़ता है, यानी कि और धनी होता है। They also placed so much emphasis on the learning the rules and principles of grammar until the grammar of the mother tongue is mastered। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो ग्रामर के रूल्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हमें लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और इस तरीके से जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग सीखते हैं, सेंटेंसेस की मीनिंग सीखते हैं, ढेर सारे शब्द हमें याद हो जाते हैं इंग्लिश भाषा के। इसके अलावा हम ग्रामर के रूल्स भी सीख जाते हैं, किस रूल की मदद से कौन कौन सी चीजें होती है, चाहे टेंस हो, टेंस में भी सब रूल ही है, आप लोगों को पता ही है। तो ग्रामर हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट ए कंपोजिशन ऑन कोविड-19 अबाउट 50 वर्ड्स। कोविड-19 के बारे में 50 शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर कोविड-19 के बारे में समझते हैं। कोविड-19 इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस ऑफ 21st सेंचुरी, यानी कि यह 21वीं सदी की एक खतरनाक बीमारी के रूप में उभरी है। इट इज एन एपिडेमिक एंड हैज टेकन द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। यह एक महामारी की तरह आई और बहुत सारे लोगों की क्या कि इसने जान ले ली, मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोगों की। अब देखिए
इंडिया इज आल्सो अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। हमारा देश खुद इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड था। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं आप इसमें लिख सकते हो कि स्मेल टेस्ट का लॉस हो जाता था। इसके अलावा फीवर, कफ, कोल्ड, ये सब चीजें क्या थी, ड्राई कफ, ये सब इसके क्या थे, सिम्टम्स थे। इसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बॉडी पेन भी बहुत सारे लोगों को होती थी, ड्राई कफ, तो ये सारी चीजें क्या है, इसके लक्षण है। इसको भी आप इसमें लिख सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, नो कंट्री इज लेफ्ट अनअफेक्टेड बाय दिस एपिडेमिक, यानी कि कोई भी देश इस महामारी से बच नहीं पाया टिल टुडे, आज तक। इट इज अनक्योरेबल एज नो इफेक्टिव रेमेडी फॉर इट्स क्योर हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन अभी तक नहीं खोजी जा पाई इसको क्योर करने के लिए। द डिजीज काजेज फीवर एंड कफ एंड डैमेजेस लंग्स एंड लिवर बियॉन्ड कंट्रोल, यानी कि यह बीमारी क्या करती है, इंसान को पहले तो फीवर आता है, कफ आता है, और ये क्या करती है, लंग्स को खराब कर देती है, लिवर को खराब कर देती है। और इस तरीके से ये जो कोविड-19 महामारी है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, वो भी आप लिख सकते हैं। कितने लोगों को इसने बेरोजगार कर दिया, जॉबलेस हो गए लोग, कितने लोग होपलेस हो करके, कितने लोगों ने खुद सुसाइड कर लिया। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हुई दोस्तों कि कितने लोगों का कारोबार, बिजनेस चौपट हो गया। तो कोविड-19 के ऊपर लिखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है अब वैक्सीन भी आ चुकी है, अगर एग्जाम में आता तो आप वैक्सीनेशन के बारे में भी सारी चीजें लिख सकते हैं कि वैक्सीन की वजह से धीरे धीरे अब ये, जब तक सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी तब तक ये महामारी कहीं नहीं जाने वाली। जब सारे लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो अपने आप ही ये महामारी चली जाएगी। जैसे कि खसरे का टीका, पोलियो का टीका, इस तरीके से आपको पता है जब इन सारी चीजों के टीके अब बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तुरंत उनको 1 या 2 महीने में लग जाते हैं, तो इस वजह से अब ये बीमारियां इस तरीके से नहीं फैलती है। तो इसी प्रकार कोविड-19 का भी टीका धीरे धीरे सबको लग जाएगा तो धीरे धीरे यह भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द चीफ मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के कौन कौन सी मेरिट्स हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम डायरेक्ट मेथड को समझ लेते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या है, और पूछा है कि डायरेक्ट मेथड की मेरिट क्या है। तो इसमें जितनी चीजें हैं सब उसकी अच्छाई ही बताई गई है। 2020 में भी पूछा गया है, 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, in this method the first thing which gets importance is speech not reading। तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषता ही तो हो गई, मेरिट ही तो हो गई। in this method the first thing which gets importance is speech, यानी कि डायरेक्ट मेथड में सिर्फ और सिर्फ बोलने पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि अगर कोई भाषा आप सीखना चाह रहे हो तो उसको सीधा बोलना सीखो, उसको रीडिंग करने, यहाँ पर देखिए नॉट रीडिंग, रीडिंग पर फोकस नहीं किया जाता है कि आप किताब लेकर के पढ़ना शुरू करो। यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाती है बोल करके उस भाषा को सीखने की। दिस emphasis is based on the principle that fluency in learning and facility in writing follow fluency in speech। यहाँ पर कहा गया है कि पढ़ने और लिखने से सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर स्पीच पर, यानी कि बोलने की जो फ्लुएंसी है वह अच्छी हो जाए। सो लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज बाय फॉर द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइटिंग। यहाँ पर कहा गया है किसी भी भाषा को बोलना सबसे आसान चीज है उस भाषा को लिखने या पढ़ने की बजाय। उसको बोलना क्या है, सबसे आसान है। अगर आप बोलना सीख गए तो धीरे धीरे सब सीख जाओगे, यहाँ पर ये कहा गया है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मेथड इज टू मिनिमाइज द यूज ऑफ मदर टंग सिंस इट इज presumed that it is hinders the direct contact of the learner with English। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि यह मदर टंग के यूजेस को क्या कर देता है, बहुत ही कम कर देता है। जब आप बार बार इस भाषा को प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोलने की प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे मातृभाषा को बोलना कम करके इसी को आप बोलना शुरू कर दोगे। इसके बाद देखिए, ओपिनियंस डिफर हाउएवर ऑन द यूज ऑफ मदर टंग एंड इट्स एक्सटेंट। फॉर इंस्टेंस, मेंशन एंड पटेल से ट्रांसलेशन इन एनी शेप or form is banished from the classroom including the use of mother tongue and the bilingual dictionary। क्योंकि दोस्तों
कितनी भी कोशिश हम कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मातृभाषा है वो आ ही जाती है, हमारे मुख से निकल ही जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो डायरेक्ट मेथड है इसमें यही बातें कही गई हैं कि हम इंग्लिश भाषा को इसमें मेनली बोलने पर ही फोकस किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का सेंटेंस होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको क्या करना है, अपने प्रिंसिपल सर को एक लेटर लिखना है, उसमें आपको क्या करना है, उनसे अपनी फीस माफ करने की प्रार्थना करनी है या फिर फीस कम करने की। तो देखिए यहाँ पर 2020 वाला जो आपका पेपर है इसमें तो पूछा ही गया है, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा, आपके इंटर कॉलेज का नाम आप लिख सकते हो। दोस्तों चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये जो एप्लीकेशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल सर से अपनी फीस माफी के लिए या फीस कम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये 2 साल में पूछा गया, 2018 में भी और 2020 में भी। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा, अब इसके बाद देखिए सर फिर कॉमा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अगर प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो लेटर आप तो ये इतना आप जरूर लिखोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई कम फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली, माई फादर इज अ प्यून इन अ प्राइवेट फॉर्म, he gets a month salary of Rs 3000 per month. He has a large family to feed. He is unable to pay my fee. यानी कि जो मेरे पिताजी हैं वो 3000 रुपए महीना केवल पाते हैं और मेरी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, उसका पालन पोषण में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो मैं अपनी फीस देने में अनेबल हूँ। तो आई रिक्वेस्ट यू वेरी हम्बली टू ग्रांट मी फुल फ्रीशिप। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या कहा है कि आप मेरी पूरी फीस माफ कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद कहा है रिक्वेस्ट के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी पूरी फीस माफ कर दीजिए। योर ओबीडियंटली XYZ, आपको अपना नाम नहीं लिखना था। फिर यहाँ पर आप देखिए आप डेट मेंशन कर दोगे बाएं साइड में। तो इस तरीके से ये प्रार्थना पत्र हो गया। दोस्तों इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया 2020 का भी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना मत भूलिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार 4 सेमेस्टर से हम आपको पढ़ा रहे हैं और आगे हमारी कोशिश है कि आप लोग जब तक शिक्षक ना बन जाए तब तक हम आपको पढ़ाएं। तो आप लोग वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। 8 के 8 विषयों की आपको मास्टर क्लास मिल जाएगी। आप सारे विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। मास्टर क्लास में आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि एक ही वीडियो में आपको एक सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाती हैं। तो एक ही वीडियो में आप पूरे सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हो। इससे आसान और कुछ नहीं कर सकते हम, इससे आसान और क्या कर सकते हैं। तो आप लोग सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, ताकि आप लोग की तैयारी बेहतर होती रहे और लगातार आप लोग ऐसे ही चैनल से बने रहें। तो दोस्तों 8 के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको सभी विषयों की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको सारे विषयों की PDF भी मिलेगी, इसके अलावा पवन सीरीज की भी पूरी PDF मिलेगी, राजन सीरीज की भी पूरी PDF मिलेगी। और कोई भी वीडियो आप देखोगे ऐप में तो आप कोई भी ऐड या प्रचार नहीं आएगा, तो बिना किसी डिस्टरबेंस के आप सारे वीडियोस को देख लोगे और अपनी तैयारी जो 4th सेमेस्टर की है उसको बेहतर से बेहतर कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय दोस्तों।